नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युतिकी जो कि इसका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पहला ही चैप्टर है जो आपको एएलपी में सबसे पहला चैप्टर और इसके इक्वेशन भी ये चैप्टर काफ़ी देता है। 1, 2, 3 और बाकी चैप्टर्स में भी इसकी हेल्प रहती है कि इससे क्वेश्चन वापस ये हेल्प करता है आगे इसमें सॉल्व करने में। तो पिछली बार इसमें जो एलपी है 2025 वाली 24 वाली जो 25 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें शायद से 3 क्वेश्चन थे उसमें, जो पहली शिफ्ट थी उसमें, और दूसरी शिफ्ट में 3 के 4 से आसपास दूसरी शिफ्ट में थे। एक तो क्वेश्चन यही था एन का, क्यू बराबर एन का, क्यों उसमें ई ज्ञात करना था, क्यू दे रखा था, एन दे रखा था ऐसा, तो फिर ई ज्ञात करना, सॉरी एन ज्ञात करना था, ई वो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और क्यू दे रखा था ऐसे। ठीक है, तो फिर आज हम करते हैं ये स्टार्ट इसमें। चलो देखो, स्थिर विद्युत की एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें हम स्थिर अवस्था स्थिर अवस्था में एक तो विद्युत होती है जो चलती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक होती है जो स्थिर रहती है। जैसे आपने कभी देखा हो तो गुब्बारे वगैरह को बाल पे रगड़ के ऐसे कागज़ को लेते हैं, या फिर कोई झटका लगता है, कोई चेयर पे बैठे रहते हैं, उसको तौलिए को रगड़ के फिर हम कहीं पे हाथ टच करते हैं तो हमको झटका लगता है ना, वो स्थिर विद्युतिकी में आता है जो सबसे पहले खोजा गया है। इसी को इसका अध्ययन करते हैं। इसमें आवेशों के बीच लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत प्रभाव जैसी अवधारणा को समझा जाता है। मतलब विद्युत का क्षेत्र कितना होता है, विद्युत का प्रभाव कितने कहाँ तक रहता है ऐसे। ठीक है, अभी देखो हम स्थिर विद्युत के सब टॉपिक के रूप में क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी जिसे इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, इसमें विद्युत आवेश का पता लगाना, और एक टर्बो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एक आवेश स्थानांतरण की विधियाँ है, कैसे आवेश का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होता है, चालक और कुचालक, विद्युत की प्रणालियाँ, चालक और कुचालकों के बीच में अंतर, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कूलाम का नियम है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का 100% आता है। और स्थिर विद्युत कि बल की प्रकृति कैसी है, धनावेश है या ऋणावेश है इसे। और यह है बे आवेशों के बीच बल, मतलब बहु आवेशों के बीच बल। अध्यापन इसमें इतना कुछ नहीं है, काफ़ी सारे आवेश हैं उनके बीच में बल किधर की ओर लगेगा ज़्यादा, मेजोरिटी जहाँ जिधर की ज़्यादा होगी उधर वो फोर्स भी ज़्यादा होगा। जैसे ऐसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव है, अभी ये नेगेटिव है, तो ये दो ही है, तो ये कोशिश करेगा कि इसको इसकी तरफ खींचे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र, अभी ये चालक है, इसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा ऐसे। ठीक है, और फ्लक्स, इसका भी क्वेश्चन आता है, और गुरुत्वाकर्षण और इसके स्थिर विद्युत के बीच में तुलना, क्योंकि इनका फॉर्मूला हम आगे देखेंगे सेम ही होता है, लगभग काफ़ी मिलते जुलते थे। सिंथेटिक शूटर को क्या आपने कभी सिंथेटिक शूटर को उतारते समय चिंगारी या खटखट की आवाज़ सुनी है? कभी कभी ऐसे सर्दियों में शूटर उतारते हैं तो फिर उसमें चिंगारी वगैरह निकलती है ना, और ऐसे चढ़ चढ़ की आवाज़ आती है। कार का दरवाज़ा, अगर हम बस या कार के दरवाजे को छूते हैं तो फिर झटका लगता है। कभी कभी हम चलते हैं, समझ लो ये कपड़े की कोई शीट है, इसके ऊपर हम पैदल चल रहे हैं, तो फिर उसमें से चार्ज इकट्ठा हो गए हमारे शरीर में घर्षण से, और जैसे ही हमने दरवाज़ा कार का या फिर कोई मेटल की वस्तु को छुआ तो वो चार्ज है वो बाहर निकलेंगे, तो फिर हमें झटका महसूस होगा। ठीक है, टीवी स्क्रीन पर कागज़ की पट्टियाँ चिपकाते, मतलब टीवी को जब टीवी चलती है तो उसके पास में कभी कुछ लेके जाना, वो चट चट की आवाज़ देगा। पुरानी टीवी, अभी नई वाली में तो होता है क्या नहीं पता नहीं, पहले वाली हमारे ज़माने की टीवियों में होता था ऐसे, कुछ भी चिपक जाता था उनके ऊपर जाके, हम कागज़ वगैरह कुछ पतली छोटी चीज़ लेके जाते थे
तो फिर उस टीवी के जैसे ही हम टीवी होती थी ऐसे, मान लो ये ऐसे पीछे से ये थोड़ा सा इसका ऐसे निकला हुआ रहता था, अभी उसको हम कुछ भी चिपकाएं तो ये चिपक जाता था। इसकी छोटी चीज़ ऐसे बड़े रही, आप ये नहीं कि लो किसी टी लेके चले जाओ कि टी पे चिपकाना है, वैसे नहीं चिपकता, ठीक है ना। हल्की चीज़ होनी चाहिए क्योंकि ये इसमें बल बहुत कम होता है, ठीक है। रगड़ने के बाद गुब्बारा आपने देखा हो गुब्बारे को सिर पर रगड़ के दीवार पर चिपकाने के लिए हम चिपकाते तो वो दीवार के ऊपर चिपक जाता है। तूफान के दौरान बिजली की शानदार चमक देखी होगी। और ये भी स्थिर विद्युतिकी है। क्या होता है, बादल ऊपर टकराते हैं, बादल टकराएंगे तो घर्षण होगा, घर्षण से जो निकलेगा वो नीचे ज़मीन में अर्थ में ट्रांसफ़र करेगा। अभी आप सोचोगे कि स्थिर विद्युतिकी तो बहुत कम होता है, पर बादल भी तो बहुत ज़्यादा होते हैं। बादल आप सोचो कितना उसमें पानी होगा, कितना क्या है उसमें, उसके हिसाब से वो करंट छोटा ही है इसलिए, और वो इतना करंट एक साथ एक ही जगह पे देता है इसलिए वो पूरा तहस-नहस कर देता है, ठीक है। ये सभी घटनाएं स्थिर विद्युतिकी के कारण होती है, जो वस्तुओं पर विद्युत आवेश के संचय से उत्पन्न होता है। धारा विद्युतिकी जिसमें आवेश निरंतरित प्रवाहित होते हैं के विपरीत, मतलब स्थिर विद्युतिक होता है वो एक झटके में एक टाइम में दे देता है सारा आवेश, और जो निरंतर होता है वो जैसे ये करंट हमारे घर में आता है, लाइट वगैरह, स्थिर विद्युतिकी स्थिर अवस्था में आवेशों से संबंधित होता है, ठीक है। स्थिर विद्युतिकी वे विद्युत आवेश है जो घर्षण, चालन या प्रेरण के कारण किसी वस्तु के सतह पर संचित हो जाता है। मतलब सतह रहती है ना वस्तु की, उसके ऊपर ये इकट्ठा हो जाता है, और जैसे ही इसको वापस मार्ग मिलता है उससे कम, जैसे चार्ज अभी यहाँ पे थोड़ा चार्ज इकट्ठा हो गया, उससे कम होगा तो डेंसिटी चार्ज की, तो ये उधर चला जाएगा, ठीक है। धारा विद्युतिकी जिसमें आवेश प्रवाहित होते हैं के विपरीत स्थिर विद्युतिकी में आवेश स्थिर होते हैं, जबकि जब तक कि विसर्जन न हो। मतलब स्थिर विद्युतिकी रहती है उसमें आवेश स्थिर रहते हैं, अभी जैसे ही कोई उससे कम डेंसिटी का मिलेगा तो वो अपना आवेश को स्थानांतरित कर देगी, वैसे तो ये एक ही झटके में एक साथ में। जब तक यह तब तक होता है जब इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित नहीं होते। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ विद्युत रोधी है या किसी चालक से पृथक है तो आवेश उसी स्थान पर रहेंगे। मतलब आवेश को क्या चाहिए, चालक चाहिए, अगर चालक की नहीं होगा तो आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। आप सोचो कि आपने तौलिया रगड़ा खुद के ऊपर, आप चेयर पे बैठे हो, आपने किसी प्लास्टिक को छुआ तो वो आवेश स्थानांतरित नहीं होंगे। जैसे ही आपने किसी आदमी को छुआ तो वो आवेश स्थानांतरित हो जाएंगे, उसको झटका लग जाएगा, उसको लगेगा करंट है। और उसने अगर अच्छे इसके जूते पहन रखे हैं आइसोलेट, तो उसको भी करंट का झटका नहीं लगेगा, उसको नहीं लगेगा। तीसरे आदमी को, अगर इसने किसी को पकड़ रखा है और उसका ज़मीन से टच है तो इसको झटका लगेगा, और इसके साथ में इसको भी अनुभव होगा, जिससे स्थिर विद्युत का संचय होता है। जब आवेश को प्रवाहित होने का मार्ग मिलता है तो विसर्जित हो जाता है, और स्थिर विद्युत धारा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अभी उदाहरण देखते हैं। क्या देखो, एक तो गुब्बारे का सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी में ये पहला ही उदाहरण इसी का है, गुब्बारे वाला। गुब्बारे को बालों पर रगड़ने पर जब गुब्बारे को बालों पर रगड़ना, जब आप गुब्बारे को बालों पर रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन बालों से गुब्बारे में चले जाते हैं, आपके बाल धनात्मक हो जाते हैं और गुब्बारा ऋणात्मक।
विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण के कारण गुब्बारा दीवार पर चिपक जाता है। मतलब जो इन दोनों में नॉर्मल आवेश रहता है, अभी क्या होता है गुब्बारे में ऋणात्मक आवेश चले जाते हैं, गुब्बारे में ऋणात्मक आवेश चले जाते हैं। अभी गुब्बारे में ऋणात्मक आवेश इकट्ठा हो गए और जैसे ही आप दीवार पे लेके जाओगे, दीवार पे नेचुरली है बराबर है पॉजिटिव नेगेटिव। अभी जैसे ही ऐसे इसमें इसको लेके जाओगे तो ये इधर चिपक जाएगा और ये इसको पॉजिटिव ट्रांसफ़र करेंगे वापस से और दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होने की कोशिश करेंगे। ये देखो इस बच्चे ने इधर चिपका दिए इनको, ये इसको रगड़ के, ये देखो बालों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है क्योंकि बालों में पॉजिटिव स्टोर हो जाएंगे और इसमें नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर ये आकर्षण करेंगे। आपने पढ़ा ही है कि दो विपरीत चार्ज है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे ऐसे समझ लो ये मेल है ये फीमेल है, एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे और सेम है वो रिफ्लेक्शन करते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव है ना तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, ये दूर खिसकाएंगे। नेगेटिव होंगे वो तो भी दूर खिसकाएंगे। ये देखो कालीन पर चलना, जब कोई व्यक्ति कालीन पर चलता है तो उसका शरीर कालीन के रेशों से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है जिससे कालीन धनात्मक हो जाती है और उसके शरीर में ऋणात्मक स्टोर हो जाता है। ठीक है, व्यक्ति के शरीर में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, एक याद रखना इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणात्मक होता है। जहाँ ऋणात्मक दिखे ऐसा समझना वहाँ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन दिखे वहाँ ऐसे समझना कि ये नेगेटिव है। ठीक है, यदि किसी चालक जैसे धातु को छूता है, कोई दरवाज़ा या कोई भी धातु की चीज़ को छूता है तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से विसर्जित होते हैं जिससे छोटी चिंगारी उत्पन्न होती है। ठीक है, कोई वो गैस को जलाते हैं ना, ऐसे आजकल रील्स वगैरह बनाते हैं इसके ऊपर। ये देखो बालों की लटें समान आवेशों के बीच, अभी ये रहता है एक, इसमें क्या होता है बालों में सारे बाल में पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, इसमें पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव। अभी सारे के सारे बाल क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे तो फिर बाल है वो ज़्यादा जगह ले लेंगे, आधे खड़े हो जाएंगे, आधे इधर हो जाएंगे, आधे आगे आ जाएंगे, ऐसे पूरे फैल जाएंगे बाल। ये देखो छाता के जैसे पूरा हो गया ना ऐसे। ये सिंथेटिक स्वेटर उतारते समय चिंगारी, आप स्वेटर उतारते हो तो ये दिखते ही हो चिंगारी वगैरह, इसमें एक तो चट की आवाज़ आती है, एक ये दिखती है रात में चिंगारियाँ, ऐसा लगता है चिंगारी है। कपड़ों में स्वेटर उतारते समय कपड़ों और शरीर के बीच घर्षण, क्योंकि वो घर्षण होता है ना शरीर और स्वेटर के बीच में, ऊन से घर्षण ज़्यादा होता है शरीर पे, ऊन और शरीर से घर्षण काफ़ी होता है, इसलिए बिल्ली की खाल वगैरह रेशम इसमें ना घर्षण काफ़ी अच्छा खासा होता है। इसमें आवेश संचय होते हैं और अचानक विसर्जन होने के कारण चिंगारी या खटखट की आवाज़ उत्पन्न होती है। कार के दरवाजे या बस के लो रेलिंग को हल्का झटका, वो कालीन के ऊपर चलने के बाद में या फिर आपने को टॉवल वगैरह रगड़ा है उसको फिर बाद में आप नीचे पैर रखोगे या धातु की किसी चीज़ को छुओगे तो फिर आपको झटका महसूस होगा। ठीक है, धातुएं जैसे कार का दरवाज़ा बस की रेलिंग छूने के बाद में यही है वापस कि आपने मान लो ये दरी है ये कालीन है, कालीन के ऊपर जो रेशे निकले हुए हैं छोटे, उनके अंदर घर्षण होगा। आप चले मान लो आप यहाँ से यहाँ तक आए तो इतने में आपके अंदर जो भी चार्ज था वो आपके अंदर इकट्ठा हो गया, नेगेटिव, और जैसे ही आपने किसी को छुआ तो फिर वहाँ ये नेगेटिव आपका एकदम से उधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन आपके अंदर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो चुके हैं और जैसे ही आपने इसको छुआ तो ये इलेक्ट्रॉन एकदम से झट से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो जैसे ही बाहर निकलेंगे तो फिर एक चिंगारी के साथ में झटका महसूस होगा आपको। ये टीवी स्क्रीन पर कागज़ की पट्टियों का चिपकाना या दीवार पर गुब्बारे का चिपकाना,
ठीक है, ये स्थिर आवेश प्राप्त होता है। हल्की वस्तुएं जैसे हाँ, ये हल्की वस्तुएं चिपकेगी, वैसे भारी वस्तुएं तो चिपक नहीं सकती उसमें, इसकी भी लिमिट होती है, क्योंकि ये छोटा करंट होता है, इतना भारी करंट नहीं होता है, क्यों स्थिर करंट हल्का करंट होता है। ऊनी टोपी उतारने बाद में सर्दियों में ऐसे लगता है ना, जब टोपी पहन के रखते हैं सारे दिन या थोड़े टाइम के बाद में फिर जब टोपी खोलते हैं तो फिर ऐसा लगता है जैसे सिर से कोई बाल को खींच रहा है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है, क्योंकि बाल अपने आप से ही ऊपर की तरफ खींचते हुए लगते हैं। टोपी और बालों के बीच विरुद्ध इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, क्योंकि प्रत्येक बाल पर और बाल है, अभी ये बाल जो हैं वो इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो समान होगा, और जो टोपी है ऊन है उसके ऊपर चार्ज समान होगा, ठीक है। ये क्योंकि प्रत्येक बाल समान होते हैं, एक दूसरे से बाल खड़े हो जाते हैं। अभी इस पे क्या होता है ना, सारे बालों पे मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो फिर वो सारे के सारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो फिर वो खड़े होने की कोशिश करेंगे बाल, ठीक है। बिजली का कड़कना, बिजली का कड़कना बोले तो बिजली जब गिरती है तो ही कड़कती है ना, क्योंकि जब बादल आपस में टकराएंगे, जो टकराहट से इनके बीच में घर्षण होगा, घर्षण से एक स्थिर विद्युत की पैदा होगी, जिसे हम बिजली कहते हैं, जो करंट को नीचे ट्रांसफ़र करेगी। ट्रांसफ़र कैसे करेगी, जो उसको आसानी से मिल जाएगा। जैसे मान लो आपने घर के ऊपर सरिया लगा रखा है कोई, ये इसको तो ऊपर से आएगी, गीला है इसको कर लेगी, तो फिर ऐसे ही सरिया घर पे नहीं लगाना चाहिए। घर पे अगर सरिया लगाया तो अच्छी तरीके से अर्थिंग होनी चाहिए, ताकि करंट को हम पूरे अर्थ में भेज सकें। ऐसे हम लगाते हैं कभी ना कभी, इसका नुकसान होता है। अभी क्या शहरों में टावर रहते हैं ना, टावर के ऊपर ये अर्थिंग होती है, तो उससे एक फ़ायदा हो जाता है कि शहरों में बिजली कम गिरती है। पहले ही टावर ऊपर होता है, टावर सबसे ज़्यादा पहले ही बिजली को कैप्चर कर लेता है अपने में, और सीधा ग्राउंड में भेज देता है। तूफान ज़्यादा ऐसे बादल जितना तूफान होंगे तो उतनी ज़्यादा बिजली होगी, क्योंकि ज़्यादा बादल इधर उधर होंगे तो टकराने की संभावना भी ज़्यादा होगी, और जितने बादल ज़्यादा टकराएंगे उतनी ही बिजली भी ज़्यादा उत्पन्न होगी। तूफानी बादलों में छोटे ओले के कण, और इसमें क्या होता है, एक ओले होते हैं ऊपर, क्या होते हैं बादलों में, क्या होती है बर्फ़ होती है। जब वो बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है तो बारिश का रूप लेती है, ठीक है। पर क्या होता है ना, जब ओले होते हैं तो आप सोचो कि टकराएंगे तो फिर उसमें घर्षण भी तो ज़्यादा होगा ना। एक तो पानी है उसमें घर्षण थोड़ा कम होगा, पर जैसे जब ओले टकराएंगे तो उनके अंदर घर्षण भी ज़्यादा होगा, जिससे स्थानांतरित आवेश है वो स्थानांतरित होते हैं। बादल वैद्युतिक रूप से ध्रुवीकृत हो जाते हैं, जिससे बादल और पृथ्वी के बीच आवेश अंतर उत्पन्न होता है। इनके पास में काफ़ी सारा आवेश इकट्ठा हो जाएंगे, और पृथ्वी या फिर ऐसे समझ लो कि कोई जो भी चीज़ है उसको नज़दीक लगेगी। कोई पेड़ है गिला हुआ, काफ़ी बारिश में पेड़ गीले हो जाते हैं, या फिर आपने मान लो आपने छाता पकड़ रखा है, आप ये छाता पकड़ रखा है, ये छाते के ऊपर वो निकला है एंटीना, और ये है लो का, और ये आप बिना चप्पल के ऐसे चले गए, ठीक है। तो फिर बिजली करंट क्या है, सीधा इधर आएगा, इधर आके यहाँ से ये। तो आजकल छाते में क्या देते हैं, यहाँ पे इंसुलेटेड पदार्थ देते हैं, और छाता लो तो फिर वो इंसुलेटेड वाला ही लेना चाहिए, क्योंकि लो की वो रहती है ना, उसमें करंट कैप्चर कर सकती है। एक काली चीज़ जल्दी कैप्चर करती है, तो बारिश में काला वाला छाता लेके नहीं घूमना चाहिए, ठीक है। ऐसे शहरों में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, गांव जंगल में ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है इसका। जब आवेश संचय हवा की विद्युत क्षमता से अधिक हो जाता है तो अचानक विसर्जित होता है, जिससे बिजली कड़कती है। आवेश इसकी भी तो कैपेसिटी है बादलों की भी, अभी वो एक सीमा के बाद में क्या स्टोर नहीं कर पाएंगे, वो धकेलेंगे खुद अपने आप से, तो फिर वो इतना दूर से
ऐसे नीचे करंट को प्रवाहित कर देते हैं। अभी देखो एक होता है वो इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पर्ण विद्युतदर्शी, दो सोने की पट्टियों से हम विद्युतदर्शी बनाते हैं विद्युत आवेशों का पता लगाने के लिए। ठीक है, विद्युतदर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप एक साधारण यंत्र है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर विद्युत आवेश का पता लगाने और उसकी माप करने के लिए किया जाता है। स्वर्ण पर्ण विद्युतदर्शी में एक धातु की छड़ होती है जो दो पतली स्वर्ण पत्तियों से जुड़ी होती है। अभी तो सोने का हम भाव देख के स्वर्ण पे इसको, यह तो सबसे महंगा ही होगा, इससे अच्छा कोई दूसरा यूज में ले लें, पर हम पढ़ना तो पड़ेगा ना। और ये एक कांच के पात्र में बंद होती है। जब कोई आवेशित वस्तु धातु के गोले को स्पर्श करती है तो आवेश स्वर्ण पर्णों पर पहुंच जाता है, जिससे वे स्थिर विद्युत विकर्षण के कारण अलग हो जाते हैं। पर्णों का अलगाव की डिग्री विद्युतदर्शी पर आवेशों की मात्रा का सूचक होता है। जैसे कि आप ये देखो, ये दो पट्टियाँ हैं, ये दो पट्टियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ये दिख रही है आपको। इसमें अभी इसमें क्या है, जैसे ही हम इसका जो चार्ज है इस पे, मान लो इस पे पॉजिटिव है या फिर मान लो नेगेटिव है, तो हम इधर नेगेटिव लेके जाएंगे तो ये अलग हो जाएगी पट्टियाँ। और अगर इस पे पॉजिटिव है, सॉरी, इस पे नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज लेके जाएंगे हम। जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज लेके जाएंगे तो ये पत्तियाँ क्या होगी, पत्तियाँ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, जो आपको इसमें दिख रहा है ये अर्थिंग होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसे रहता है ये। ठीक है, ये रोड रहती है जो धातु की रहती है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें चालक होता है, तो चालक होगा तो धातु ही होगा। ये तांबे का है, अभी इसमें लगाया होगा। और ये सोने की दो पत्तियां हैं जो यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, ये कैसे काम करता है देखो। प्लस जब कोई आवेशित वस्तु गोले के सिर को स्पर्श करती है, मतलब ये गोला इसके ऊपर कोई स्पर्श करती है, प्लस आवेश वाली कोई वस्तु है, मान लो जिसमें धनात्मक आवेश है, वो इसके ऊपर स्पर्श किया तो ये आवेश पर्ण है, वो पत्तियाँ आवेश की जो ऐसी हो जाएगी, फैल जाएगी। पहले कैसी थी, ऐसी, अभी क्या हुई, ऐसी। आप समझ लो इनका। ठीक है, इस तरह अंतरित हो जाती है, जिससे वे परस्पर विकर्षित होते हैं। आवेश जितना अधिक होगा पर्ण का अलगाव भी ज़्यादा ही होगा। आप समझो कि जितना आवेश अधिक होगा पत्तियाँ ज़्यादा फैलेगी। ठीक है ना, आप भी समझ जाओ। ये प्रभाव दो इस्त्री किए हुए कागज़ की पट्टियों के समान आवेशों के कारण एक दूसरे को विकर्षित करने के समान है। मतलब ऐसा समझ लो, अभी इसकी क्या लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज में फंस के तो फिर खामा-खा का इतना होगा। सीधा समझो कि जितना आवेश ज़्यादा होगा यह पट्टियाँ एकदम दूर दूर जाएगी, जितना आवेश ज़्यादा होगा पट्टियाँ दूर दूर जाएगी, लास्ट में आके ऐसे एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है ना, वो वेन डायग्राम का है, ये यंत्र एक धातु के गोले पर विद्युत आवेश एकत्रित कर जो ये प्रदर्शित करता है कि स्थिर आवेश कैसे संचित और किसी व्यक्ति के शरीर पर पुनः विसर्जित हो जाते हैं, जिससे उनके बाल खड़े होते हैं।
आपके बाल भी तो खड़े होते हैं कभी कभी, ऐसा कुछ गुब्बारा वगैरह रगड़ के अपन हथेली पे गुब्बारा रगड़ो, या फिर आप अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ो, ठीक है, दोनों हाथों को रगड़ो, फिर आप बालों के पास में लेके जाओ, तो ऐसे लगेगा कि बाल खड़े हुए उनको तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है ना। ये त्रिविद्युत प्रभाव, टर्बो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब विभिन्न पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन खोने वाला पदार्थ धनात्मक आवेश होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला ऋणात्मक होता है। इस प्रक्रिया को त्रिविद्युत कहते हैं। आप ऐसा समझो कि किसी ने इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, अगर इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो ये क्या है, धनात्मक, और इलेक्ट्रॉन क्या है, पनौती है, ऐसा समझो आप। इलेक्ट्रॉन क्या है, पनौती, और जिसके पास में जाएगा उसको ऋणात्मक कर देगा। ये मैंने पहले ही बोला था, आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक होता है। ये बहुत काम आता है ये, क्योंकि आप जब आगे करंट का प्रभाव पड़ोगे ना तो ये बात आपको काम आएगी, ठीक है ना। त्रिविद्युत श्रेणी, आवेश ग्रहण करने और खोने वाले पदार्थ। अभी इसमें क्या, अभी मैं आपको एक ट्रिक से इनको याद करवाता हूँ। देखो आप ना रे से ऋणात्मक याद रखो, रे से ऋणात्मक। अभी रे से रेशम, ये रख लो रेशम, और प्लास्टिक, रबर, रे से रबर, और प्लास्टिक भी क्या होती है, एक रबर ही होता है, और गुब्बारा भी क्या होता है, एक रबर ही होता है, ठीक है ना। आप और कुछ भी याद मत करना, बस इतना ही रे से याद करना, वरना आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप सोचोगे बाल किस में होंगे, ऊन किस में होगा, रेशम किस में होगी, क्योंकि ये जो रेशे होते हैं उसमें आधे रेशे इसमें आते हैं, आधे रेशे, अभी रेशम इसमें आ गई है, ऊन वगैरह बाल हैं वो पॉजिटिव में आ गए हैं। तो आप इसको रखो, एक बिल्ली को पॉजिटिव कर लेना, ठीक है ना, बिल्ली की खाल है वो भी पॉजिटिव में जाती है। आप रेशम और रबर को याद, रे से ऋणात्मक, रे से आप ऐसे याद रखो, रे से ऋणात्मक, क्या याद रखना है, रे से ऋणात्मक, ठीक है ना, रे से ऋणात्मक। और जो ऋणात्मक बिल्ली, ये री, आपको री याद रखना है इसका, ठीक है ना। अभी आवेश का स्थानांतरण की 3 विधियाँ होती है। इसमें पहली होती है वो घर्षण विधि है, जो हमने अभी तक इसी के बारे में बात की है सबसे ज़्यादा। अभी इसको तो क्या ही पड़े वापस। जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों को एक दूसरे के खिलाफ, मतलब एक दूसरे से रगड़े जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे में स्थानांतरित हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे में चले जाएगा। जैसे आप मान लो इसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो ये दूसरे में चले जाएगा, और जिसमें एक में स्टोर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे ही उसको हम किसी और वस्तु के पास में लेके जाएंगे, आप समझ लो इसको लेके जाएंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज वापस इकट्ठा होंगे, और जो पॉजिटिव है इसमें वापस इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन खोने वाली वस्तु धनात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली ऋणात्मक। उदाहरण के लिए कांच की छड़ को रेशम, अभी रेशम को ऋणात्मक से याद रखो आप, बस कांच को छोड़ो, आप इसको ऋणात्मक से याद रखो, बाकी धनात्मक है, ठीक है। प्लास्टिक की छड़ को फेर से रगड़ने पर प्लास्टिक की छड़ ऋणात्मक और फेर धनात्मक हो जाता है। प्लास्टिक, रबड़ की क्या बनी होती है, रबर की। आप रबड़, रेशम, प्लास्टिक और बलून, गुब्बारा। अभी रबर, ये रेशम है, रेशम ऋणात्मक है, ये आप याद रखो, ठीक है ना। और रबर है, ऋणात्मक है। प्लास्टिक है, ऋणात्मक है। बलून है, गुब्बारा है, वो भी प्लास्टिक का, रबर का बना है, तो वो भी ऋणात्मक है। संपर्क
द्वारा, मतलब चालन द्वारा है, जो इलेक्ट्रॉन इसका होता है हमारे जो घर में वगैरह लाइट आती है तो संपर्क से ही आती है। ये एक आवेशित वस्तु दूसरे से संपर्क द्वारा आवेश को स्थानांतरित करती है। ये तब होता है जब इलेक्ट्रॉन दोनों वस्तुओं के बीच संतुलन प्राप्त करने के लिए स्थानांतरित होता है। उदाहरण के लिए एक धनात्मक आवेशित छड़ एक उदासीन धातु के गोले को स्पर्श करती है तो वह अपना कुछ आवेश गोले में स्थानांतरित कर दिए जिससे स्थानांतरित कर देती है, जिससे गोला धनात्मक आवेशित हो जाता है। दोनों है वो धातु के बने हुए हैं। अभी क्या है, एक में धनात्मक आवेश है तो ये क्या करेगा, दूसरे में धनात्मक आवेश को स्थानांतरित करेगा, ठीक है ना। और तीसरी विधि होती है प्रेरण की होती है। ये विधि किस में होती है, इस मोटर वगैरह होती है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये मान लो एक यार एक तो चलता नहीं है ये, सॉरी। ये मान लो दो कुंडलियां हैं, इसको हम ज़्यादा ले लेते हैं सेकेंडरी को, ये फर्स्ट। वैसे कोई भी स्टेप अप स्टेप डाउन दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, वो बाद में हम ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे। अभी ये क्या होता है, ये छूती नहीं है पर इसमें प्रेरण के द्वारा मतलब ये पास हो जाता है करंट, ठीक है ना, बिना संपर्क के ही, ऐसा समझ लो। ये 3 टाइप के होते हैं करंट, ठीक है, प्रेरण के द्वारा। प्रेरण द्वारा आवेशन तब होता है जब एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन चालक के पास ले जाया जाता है, जिससे बिना संपर्क सीधे वितरण हो जाता है। अभी क्या होता है, एक के पास में आवेश है, दूसरे के पास में आवेश ही नहीं है, उदासीन है, उसके पास में लेके जाएंगे तो फिर वो दूसरा भी आवेशित हो जाएगा और सीधा करंट है वो आगे फ्लो कर जाएगा, ठीक है ना। यह प्रक्रिया संपर्क द्वारा आवेशन से भिन्न है। इसमें भौतिक रूप से स्पर्श नहीं होता, ठीक है ना। इसमें आवेश भौतिक स्पर्श द्वारा स्थानांतरित होते हैं, भौतिक द्वारा नहीं होते हैं। भौतिक कहाँ होंगे, इसमें आवेश है वो प्रेरण द्वारा होंगे, ठीक है ना। भौतिक स्पर्श द्वारा स्थानांतरित नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं कर लेना। उदाहरण, जब एक ऋणात्मक आवेशित छड़ को धातु की वस्तु के पास लाने पर धातु में इलेक्ट्रॉन विकर्षित हो जाते हैं, जिससे एक धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक ऋणात्मक आवेश की छड़ को, मान लो ये ऋणात्मक आवेश है, इसकी छड़ है, ये ऋणात्मक आवेश है, इसकी छड़ है। अभी इसको धातु के इलेक्ट्रॉन को विकर्षित, इसको क्या है, धातु के पास मतलब ये कोई मान लो गोला है धातु का या धातु का कोई है, तो इलेक्ट्रॉन है वो विकर्षित हो जाएं, जिससे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश उत्पन्न होंगे। अभी इसमें क्या होता है ना, इसमें कुंडली बनी हुई होती है, ठीक है, हाँ, वैसे समझो। अभी कुंडली में क्या है, वो जैसे ही प्रेरण होगा, प्रेरण के सिद्धांत पर काम करेगा ये, और ये अपनी ये ऐसे बनाएगा अपना क्षेत्र, और जो दूसरी कुंडली होती है वो इसी क्षेत्र को काटती है, तो ऐसे करके वो इसमें ट्रांसफर होता है ऐसे, ठीक है। ऐसे इनकी भाषा में तो आप उलझोगे तो समझो कि निकल ही नहीं पाओगे, और भाषा में आप समझो कि थोड़ी खेली भाषा का ही है। वैसे इसमें क्वेश्चन लेंदी भाषा को लेके ही दिए जाते हैं। क्या होता है, अभी देखो आप करंट को पढ़ोगे तो वो करंट को क्या लिख देंगे, जैसे समसामयिकी। अभी वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते हैं तो लिख देंगे समसामयिकी। अभी यह सोचने वाला सोचेगा ये क्या आ गया समसामयिकी, इसका समसामयिक का फॉर्मूला बताओ, कहाँ से ढूंढ के लेके आओगे समसामयिकी का फॉर्मूला, ठीक है।
ये देखो घर्षण द्वारा स्थानांतरित। अभी क्या होता है, वो जो हमने पढ़ाई है पहला, किसी को रगड़ेंगे या फिर कोई वस्तु आपस में ये बादल वगैरह खुद में आपस में होते हैं टकराने से, ऐसे जो होता है वो इसमें होता है घर्षण द्वारा। दूसरा चलन द्वारा, कोई इसमें चार्ज है उसको टच किया, इसमें चला गया चार्ज, ठीक है। और है मतलब इसमें क्या होता है, इक्वल होता है चार्ज वापिस से। और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा। ये देखो आवेश इसमें जो इसमें ट्रांसफ़र होंगे, ये देखो ये पॉजिटिव सारे के सारे इसमें चले गए, ठीक है ना। अर्थिंग कर दिया इसमें। ये इंग्लिश का वन संडे हो गया यार, ये यही होता है इंग्लिश में सच में। अभी हिंदी का कोई ट्रांसलेशन करेगा, अभी सोचो हिंदी का पढ़ के किसको क्या समझ में आएगा, आवेश वन संडे ये होता है खेल, ठीक है। मतलब जो आवेश है वो इसमें ट्रांसफ़र होंगे बिना टच के ही। दिख रहा है आपको, ये टच नहीं है फिर भी इसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, ठीक है। और आवेशित छड़ हल्की वस्तुओं को क्यों आकर्षित करती है। अभी आवेशित छड़ है उसमें इतना ही स्टोर होता है, ज़्यादा होता ही नहीं है ना, चार्ज ही कम होता है, तो फिर हल्की वस्तुओं को ही करेगी। जब आवेशित छड़ को किसी उदासीन या नेचुरल वस्तु जैसे कागज टुकड़े, पिथ बॉल मतलब हल्की बॉल रहती है वो, उसके पास लाया जाता है तो ये वस्तु के निकटतम भाग पर वितरित आवेश प्रेरित करती है। मतलब जो उसके पास में होगा भाग, मतलब ज़्यादा आवेश ही नहीं है, जब छोटी सी जगह पे ही आवेश प्रवाह होगा। प्रेरित विपरीत आवेश प्रबल आकर्षण, ये क्या है के पास, हाँ ये अलग से है, सब टॉपिक है। प्रेरित वितरित आवेश प्रबल आकर्षण। अभी इसमें क्या होता है, एक तो कमज़ोर आकर्षण होता है, एक प्रबल आकर्षण होता है, ठीक है ना। प्रेरित समान आवेश कमज़ोर विकर्षण, ये अधिक दूरी पर होता है। जैसे बादलों, मान लो आपने ये बादलों का बताया मैंने, इसमें चार्ज काफ़ी स्टोर होता है, तो इसमें आकर्षण विकर्षण भी तो काफ़ी मजबूत ही होता है। ऐसे जो कि आकर्षण विकर्षण से प्रबल होता है, आकर्षण है वो विकर्षण से प्रबल होता है, मतलब खींचने की वो क्षमता होती है वो धक्का मारने की क्षमता से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। दूरी के अंतर के कारण हल्की वस्तु छड़ की ओर खिसकती है। स्थिर विद्युत के उपयोग, क्या क्या उपयोग होता है, देखो वायु निस्पंदन और धूल हटाने में, विद्युत निस्पंदन विद्युत आवेशों का उपयोग करके हवा में मौजूद कणों को पकड़ते हैं। मतलब जैसे समझ लो अपने इसमें हवा में कोई कण है तो वो हवा में घुले हुए कण हैं, क्या करंट फ्लो किया तो जैसे जो धातु के कण हैं वो इसके अंदर चिपक जाएंगे, और जो जैसे हमने मान लो नेगेटिव चार्ज को लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज को कर दिया, ठीक है, एक जगह पे, तो जैसे ही हवा में जो भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो इधर आके इसके चिपक जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे जीरोग्राफी फोटोग्राफी में, इसमें फ़ोटो को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। एक आवेशित ड्रम टोनर कणों को आकर्षित करता है जिससे चित्र बनते हैं। मतलब आप समझो वो फ़ोटो कैसे बनती है, वो इसी से बनती है कि वो उसमें रिजोल्यूशन के हिसाब से होता है। पहले की फ़ोटो होती थी ना वो बनती थी, अभी तो नहीं बनती उसमें, ठीक है। इसमें क्या होता था कि वो जो रहता था वो एक जगह पे ऐसे इकट्ठा करता था उनको चार्ज को, जिससे वो सही वगैरह उसको उस हिसाब से एडजस्ट करती थी।
और इसका क्या क्या नुकसान है। ठीक है, स्थिर विद्युतिक विसर्जन संवेदनशील इलेक्ट्रॉन अवयवों को नुकसान पहुंचा सकता है। अभी क्या होता है इसमें कि स्थिर विद्युत विसर्जन संवेदनशील इलेक्ट्रॉन, इसमें संवेदनशील इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, उनके अवयवों को नुकसान पहुंचा सकता है। मान लो जो हल्की चीज़ होती है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर काफ़ी करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें स्थिर विद्युत की मान लो यहाँ पे इकट्ठा हो रखी है। अभी कोई चीज़ हल्की है या फिर इससे कमज़ोर है तो फिर वो उसको खुद की ओर आकर्षित करेगा। ठीक है ना। और ईंधन की पाइपलाइन में अभी क्या होता है, पाइपलाइनों में घर्षण होगा, पाइप पर घर्षण के कारण स्थिर विद्युत उत्पन्न हो जाता है। घर्षण होगा तो स्थिर विद्युत उत्पन्न होगा। यदि चिंगारी के रूप में ज्वलनशील वाष्पों के पास विसर्जित होती है। अभी ज्वलनशील पदार्थ के पास में जैसे ही वो चिंगारी लगेगी तो विस्फोट हो जाएगा चिंगारी से, क्योंकि घर्षण के कारण वो तो चिंगारी लग सकती है। पुराने टाइम में तो इसी को यूज में लेते थे आग जलाने के लिए ही। ठीक है। चालक और विद्युतरोधी पदार्थ को उनकी विद्युत प्रवाह की अनुमति देने की क्षमता के आधार पर चालक और विद्युत रोधी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चालक और कुचालक ये है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आगे के इसमें। ठीक है।